अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। तो बहुत सारे भाई जो हैं मुझसे वो ये सवाल पूछ रहे थे कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी के टेस्ट के बारे में, कि टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, जबकि रजिस्ट्रेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया था। और टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। टेस्ट के लिए जब आप जाना है, आपने पासपोर्ट लेकर जाना है, अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है, और हो सके तो वो जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी वाले आपको ईमेल भेजते हैं आपका कि टेस्ट आपका इस जगह पर और इस डेट को है, उसका प्रिंट निकलवा कर ले जाएं एहतियातन। वैसे ज़रूरत नहीं होती उसकी, पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड काफ़ी है। और टोटल टेस्ट जो होता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। और 150 MCQs होते हैं, और उनमें से आपने 90 जो होते हैं वो आपके ठीक होने लाजमी है। 60% जो परसेंटेज होती है वो पासिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों ने पहले अटैम्प्ट दी हुई है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए ये है कि वहाँ पर जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट 5 मिनट वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें बताया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का किसी के पास टाइम एज इट इज़ होता नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मेरा टेस्ट जो था वो तो हो गया था टाइम के अंदर अंदर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पहले हो गया था। तो 3 आवर्स होते हैं, ठीक है। और जो MCQs होता है, हर MCQs के नीचे 3 ऑप्शंस लिए होते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ फर्स्ट होता है प्रीवियस, ओके, सेकंड होता है मार्क, एंड थर्ड होता है फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अगर आपको कोई MCQs नहीं आ रहा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैंने इसको एंड में करना है, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन होता है और उसका अगर कोई आंसर आपको समझ भी नहीं आ रहा लेकिन तुक्का भी लगाना चाह रहे हैं आप, तो आपने कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर सेलेक्ट कर लेना है और उस क्वेश्चन को आपने मार्क कर देना है। जब आप उसको मार्क कर देंगे तो वो एक अलहदा लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप करते जाएं, जो आप जिस MCQs के ऊपर आपको पूरा यकीन ना हो कि ये मेरा ठीक है या नहीं है, ये टाइम ले रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम लूँगा तो सोचूंगा तो शायद मुझे आ जाएगा, तो उसको आपने क्या करना है, उसका कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है, और उसको मार्क करके आगे आगे ऐसे करते जाना है। जब आपने 150 MCQs कर लेनी है तो उसके बाद लिस्ट आ जाएगी कि आपने 10-15 जितने क्वेश्चन मार्क किए वो ये हैं, आपने उनके ऊपर क्लिक करना है। वो सारे मार्क वाले 15 क्वेश्चन आपके बारी बारी आते जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसको जो है टाइम जितना भी आपके पास होगा उसके मुताबिक आपने क्या करना है, सोच समझ के उसके MCQs लगाना है। उसके बाद उसको उसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, और मार्क वाले ऑप्शन को क्या कहते हैं वो कर देना है, अनफिल कर देना है। लेकिन फिल भी रहे तो कोई मसला नहीं, वो कंसीडर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता या नहीं मिल रहा तो वो अपनी ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दे, मैं आपको सारा सिलेबस सेंड कर दूंगा। टोटल कोई 10 से 11 फाइल्स हैं, लेकिन उनमें से 5 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम 70 to 80% पेपर जो होता है वो उन 5 फाइल्स में से आता है, ठीक है। आपको किसी भी बुक के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। बुक से, CPR से, या फिर दूसरी लिपन कार्ड या कैटजन से तैयारी करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नोट्स हैं, आप उनको पढ़ें, उन्हीं में से ही पेपर आता है, ठीक है। और पेपर के कुछ लोग कहते हैं मुश्किल होता है, कुछ लोग कहते हैं आसान होता है। मुश्किल और आसान पेपर जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल पेपर के अंदर हमेशा 15 से 20 कैलकुलेशंस आती ही आती हैं, ठीक है। और अगर किसी के अंदर 40, 50, 60 कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो वो पेपर सबसे मुश्किल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जिसका मैथ अच्छा है, स्टैट अच्छा है, उसके लिए तो अच्छा है लेकिन जिसका इस तरह से है तो उसका भी इशू नहीं है। एक पूरा नोट्स हैं जिनके अंदर तकरीबन 150 प्लस जो हैं वो कैलकुलेशंस दी गई हैं, और वो कैलकुलेशंस उन्हीं में से ही आती हैं। अगर आप उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, हाथ से लिख लें तैयारी करते वक्त, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस का ये है कि एक दफ़ा आप उनको पढ़ें, अगर वो आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको देखें। अगर MCQs आपको याद में आ जाता है कि हाँ इसका ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका MCQ इसका आंसर ये था, तो उसको टिक कर दें, ठीक है। नहीं तो टिक करके मार्क करके नेक्स्ट पर चले जाए, ठीक है। पहले सारे जितना आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन आते हैं उनको कर लें, उसके बाद जो है आप कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन के ऊपर है। केस स्टडीज़ की सूरत में होते हैं, इतना घबराने में ज़रूरत नहीं। नोट्स के अंदर जो है एक एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर हमेशा केस स्टडी आती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, लेकिन आपको याद रहेगा कि आपको हाँ कि इसका जवाब ये है। जैसे ही आपके सवाल को पढ़ेंगे, अंदर उसके एग्जैक्ट वही लाइन जो नोट्स में थी वो एक लाइन आएगी थोड़ी सी, तो आपको पता चल जाएगा उसका कि जवाब ये। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि DHA टेस्ट आसान होता है, हार्ड आसान होता है, या MOH आसान होता है।
ٹھیک ہے. ٹیسٹ سارے ایکول ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جس نے ہاتھ دیا ہے اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے, ایم او ایچ دیا ہے وہ اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے, تو تھوڑا فرق ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جو ڈی ایچ اے والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے ڈی ایچ اے, ایم او ایچ ہو گیا, ہاتھ ہو گیا, یہ سارے ایک دوسرے کے اندر کنورٹیبل ہیں. آفٹر 6 منتھ آپ کا, اگر میرے پاس ڈی ایچ اے ہے اور میں دبئی میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آفٹر 6 منتھ اگر میں چاہوں تو اس لائسنس کو کنورٹ کروا سکتا ہوں. اس کی تھوڑی فیس ہوتی ہے, اس کو کنورٹ کروا سکتا ہوں میں ہاتھ کے اندر, ایم او ایچ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ایشو نہیں ہے, وہ آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں. تو میں تو یہی لوگوں سے کہوں گا کہ ڈی ایچ اے کو پریفر کریں, کیونکہ ابھی تک ڈی ایچ اے نے جو ہے وہ سلیبس چینج نہیں کیا. جو ایک میرے جاننے والے ہیں انہوں نے پیپر دیا ہے ہاتھ کا, ابھی ریسنٹلی دیا, تو اس کا کلیئر نہیں ہوا. تو ہاتھ نے جو ہے وہ اپنا سارا سلیبس چینج کر دیا. اس کا کوئی پریویس ایم سی کیوز والے جو پیپر ہیں یا جو بھی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے تو ساری تیاری کی تھی پریویس پیپر سے, لیکن وہ کہتا ہے اس میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو سلیبس چینج کر دیا, اور ڈی ایچ اے بھی والے جو ہیں وہ بھی اسی چیز پر غور کریں کہ ہم اب سلیبس چینج کریں, ٹھیک ہے. تو جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں رجسٹریشن کا میں نے بتایا تھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا کہ آپ نے اپنا ڈیٹا فلو جو ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کر دیں. تو جو لوگ چانس لینا چاہ رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں دبئی میں, تو وہ جلدی سے جلدی اپنا کیا کہتے ہیں رجسٹریشن کریں اپنی, اس کے بعد ٹیسٹ کی ڈیٹ بک کریں. 1 منتھ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے, 1 منتھ بہت زیادہ ہے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. 1 منتھ کے اندر تیاری ہو جاتی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے ٹیسٹ. آئی تھنک جتنی بھی انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ڈی ایچ اے تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے, کوئی کیوری ہے, تو آپ اس ویڈیو میں نیچے کمنٹ کریں, اس چینل کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, جو بھی کرنا ہے کریں. بس یہ ریڈ بٹن جو ہے مجھے یہ ریڈ نظر نہیں آنا چاہیے. اور ہاں, جہاں تک فارماسسٹ کی جابس کی بات ہے کہ دبئی کے اندر جابز ہیں کہ نہیں ہیں, تو جابس بہت ساری ہیں, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا ڈی ایچ اے لے کر آئیں, اور اس کے ساتھ یہاں پر انڈین فارماسسٹ بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستانیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. تو اپنے اس ولاگ کو انشاءاللہ یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ کے اندر. اور بائی دا وے, آپ میرے پیچھے جو یہ خوبصورت سا سٹی دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں الحبتور سٹی. یہ نیو کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے دبئی کے اندر, نیو ایک سٹی پروجیکٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ارد گرد چاروں طرف اس کے پانی ہے, لگتا نہیں اس کا لینڈ کے ساتھ ابھی کوئی کنیکشن ہے. لیکن یہ بہت اچھا بنا ہے الحبتور سٹی. اوکے, انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا, اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے, کہاں کہاں سے اس کی اٹیسٹیشن کروانی ہے, اور ڈیٹا فلو کا پروسیجر کیسے سٹارٹ کرانا ہے. اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.